नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, तुलसी कॉमिक्स की शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है सच्चा झूठा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। चंद्रधरमपुर राज्य में पीताम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथावाच कर, धार्मिक कृत्य कराकर उसे जो धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता। सज्जनों, अब मैं सत्यनारायण भगवान की कथा कहता हूँ। एक समय की बात है। एक दिन कल्याणी बेटी सुकन्या का विवाह सिर पर आ गया है। घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि ऐसी हालत में बेटी को कैसे विदा करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबकी ब्याही जाती है जी। तुम फिक्र ना करो, हमारे महाराज निर्मल सेन बहुत दयालु हैं। विद्वानों का वे बहुत आदर करते हैं। तुम उनके पास चले जाओ, वे निश्चय ही हमारी सहायता करेंगे। मतलब मैं महाराज के पास जाकर उनसे धन की भीख मांगूं? इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी? राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक अच्छे काम के लिए मांगेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है? ठीक है कल्याणी, पर महाराज की विचित्र आदत के बारे में तुम जानती हो। वे उसी की मदद करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। ये तो सारा राज्य जानता है जी। महाराज मेरी भी परीक्षा लेंगे। यदि मैं असफल रहा तो मेरी बड़ी छालेदारी होगी। आप हार के विषय में सोचते ही क्यों हैं जी? माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करके वहाँ जाना। वो निश्चय ही आपकी सहायता करेंगे। विजित और अजित को भी साथ ले जाना, इससे आपका हौसला बना रहेगा। तब हे माँ सरस्वती, हमें वरदान दे कि हम महाराज द्वारा ली गई परीक्षा में सफल हो सकें। अब तेरा ही सहारा है माँ सरस्वती। माँ सरस्वती ने उनकी पुकार सुन ली। जाओ पुत्र, तुम सफलता प्राप्त करके ही घर वापस लौटोगे। तीनों राजमहल की ओर चल पड़े। आज तक मैंने किसी से भी एक पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा विचित्र लग रहा है। शीघ्र ही महाराज, राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वो आपसे मिलना चाहता है। इस समय, ये समय तो हमारे मनोरंजन का है। देख नहीं रहे, हम अपनी पुत्रियों के साथ चौपड़ खेल रहे हैं। उससे कहो कि कल आकर मिले। महाराज, मैंने उसे बहुत समझाया, पर वो बार बार कह रहा है कि उसे इसी समय महाराज से मिलना है। ओह अच्छा, भेज दो। थोड़ी देर बाद, प्रणाम महाराज, आइए ब्राह्मण देवता पधारिए। तीनों ने हिचकिचाते हुए स्थान ग्रहण किया। आज्ञा दीजिए ब्राह्मण देवता। महाराज, मेरी पुत्री की विवाह की तिथि नज़दीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूँ महाराज। सहायता के लिए मैं तैयार हूँ, पर इसके लिए आपको बुद्धि परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। इसके लिए मैं और मेरे पुत्र तैयार हैं महाराज। ठीक है, तुम बड़े हो, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हारी ही परीक्षा लेता हूँ ब्राह्मण देवता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा, जिसे तुमने सही ढंग से पूरा करना होगा। आप कहानी सुनाइए महाराज। सुनो। एक था राजा। एक दिन रात को वो शयन कक्ष में लेटा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। ये तो किसी पक्षी की आवाज़ है। बड़ी विचित्र आवाज़ है। उसने सेवक को बुलाया। अभी कुछ देर पहले दक्षिण दिशा में एक परिंदा बोला था। पता लगाओ कौन सा परिंदा था। जो आज्ञा महाराज। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। महाराज भी अजीब हैं, रात में कैसे पता लगाऊं कि उन्हें कौन से पक्षी की आवाज़ सुनी थी। तभी ये तो किसी स्त्री के रोने की आवाज़ है। कुछ गड़बड़ लगती है। वो झाड़ी के समीप गया। ढिसुम। ओह, ये लोग इस आदमी को क्यों मार रहे हैं? उसने उन लोगों को ललकारा। ठहरो दुष्टो, तुम्हें अभी बताता हूँ मैं। सेवक उनसे भिड़ गया। "ऐ, भागो!" साथी का ये हाल देखकर बाकी तीनों भाग खड़े हुए।
तब उस औरत ने बताया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। भाई, तुम ना आते तो ये हमें मार डालते। ईश्वर जो करता है ठीक करता है बहन, मैं किसी और काम से निकला था। खैर, आओ तुम्हें किसी धर्मशाला में ठहरवा दूं। वो उन्हें एक धर्मशाला में ले गया। तुम यहाँ आराम से रह सकते हो। महल में कुछ पता लगा कौन सा पक्षी था वो? नहीं महाराज, क्षमा कीजिए। महल से निकलते ही मुझे एक स्त्री के रोने की आवाज़ सुनाई दी और उसने सारी बातें बता दी। सारी बात सुनकर तुम्हें जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा नहीं किया और दूसरे काम में लग गए, अतः हम तुम्हें कारागार में डालते हैं। सेवक को कारागार में डाल दिया गया और अगली रात क्री क्री फिर वही परिंदा बोला। आज राजा स्वयं परिंदे की खोज में निकल पड़ा। तभी उस झाड़ी के पीछे कुछ लोगों का गिरोह प्रतीत हो रहा है। समीप जाने पर जैसे भी हो हमें महल के गुप्त ठिकानों का पता लगाना है, ताकि विजयनगर के राजा को बताकर उचित इनाम प्राप्त कर सकें। ये तो शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं, हमारे महल में घुसने की योजना बना रहे हैं। इन्हें सबक सिखाना चाहिए। खच आ, अगले ही पल खच आ। शीघ्र ही मारे गए चारों दुष्ट। राजा वापस महल में लौट आया। उसने उसी समय सेवक को मुक्त कर दिया। हम तुम्हें मुक्त करते हैं सेवक। ब्राह्मण देवता, जब राजा सेवक को एक बार दंड दे चुका था, फिर उसने उसे मुक्त क्यों किया, बता सकते हो? अभी बताता हूँ महाराज। राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए उससे कहा, सेवक तुम निर्दोष हो। परिंदे का पता लगाने हम स्वयं भी गए थे। शत्रुओं के गुप्तचरों का भांडाफोड़ तो कर सकें, मगर परिंदे की जानकारी प्राप्त करनी रह गई। समय और स्थितियों को देखकर चलना पड़ता है। वही तुमने किया था सेवक। मान गए ब्राह्मण देवता, तुमने सही प्रकार से कहानी को पूरा किया। हम तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। अब राजा ने विजित से कहा, तुम परीक्षा देने को तैयार हो युवक? हाँ महाराज। तो सुनो, खेड़ा गांव का मुखिया हर सुख बहुत ही बुद्धिमान था। वो रोज गांव वालों से नए एवं अनोखे प्रश्न पूछता था। बिरजू नामक लड़का उसके हर प्रश्न का उत्तर बड़ी सूझबूझ से देता था। एक दिन, क्या कोई ऐसे दो व्यक्तियों को ला सकता है जिनमें एक ने कभी सच ना बोला हो और दूसरे ने झूठ? मैं ला सकता हूँ ऐसे आदमियों को मुखिया जी। अगले दिन, बिरजू क्या तुम दोनों लोगों को ले आए? जी मुखिया जी, लेकिन तुम्हारे साथ तो एक ही आदमी है, दूसरा कहाँ है? क्षमा कीजिए मुखिया जी, आपके प्रश्न के मुताबिक दोनों व्यक्तियों के गुण इस आदमी में मौजूद हैं। कहीं तुम बोरा तो नहीं गए बिरजू? भला कोई आदमी एक साथ सच और झूठ बोलने वाला कैसे हो सकता है? ऐसा ही है मुखिया जी। युवक, क्या तुम बता सकते हो कि बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ था? एक ही आदमी में सच बोलने तथा झूठ बोलने की कला कैसे हो सकती है? हो सकती है महाराज। कैसे? महाराज, बिरजू ने मुखिया से सही कहा था। उसने मुखिया को बताया, मुखिया जी, इस आदमी ने आज तक ना तो झूठ बोला और ना ही सच, क्योंकि ये जन्म से ही गूंगा है। वाह बिरजू, हम तुम्हारे जवाब से बहुत खुश हुए। युवक, जिस बुद्धिमानी से तुमने कहानी पूरी की उससे हम बहुत खुश हुए। हम तुम्हारी इच्छा भी पूरी करेंगे। अब निर्मल सेन ने अजीत से पूछा, युवक तुम परीक्षा के लिए तैयार हो? जी महाराज। तो सुनो, मैं तुम्हें उस समय की कथा सुनाता हूँ जब मानव सभ्यता का विकास हुआ ही था। मानव नए नए आविष्कारों से अपनी सुख समृद्धि में वृद्धि करता चला आ रहा था। उसी काल में एक जुलाहा रहता था, नाम था बीरम। उसके दो पुत्र थे, सूरज और चंद्र। उसकी पत्नी का निधन हो चुका था। पुत्रों की देखभाल उसे ही करनी पड़ती थी। उसके दोनों पुत्र बड़े ही नटखट थे। वे करघे में उलझ जाते। बीरम बड़ी मुश्किल से उन्हें करघे से निकालता। उसकी सारी बुनाई नष्ट हो जाती। वो दुखी होकर सोचता, काश इस घर को संभालने के लिए कोई स्त्री होती तो कितना अच्छा होता।
बड़े होकर लड़के काम में पिताजी की सहायता करने लगे। बीरम फिर भी उदास रहता। इस घर में एक स्त्री होती तो घर को सजा संवार कर रखती। मैं कितना अभागा हूँ। धीरे धीरे दोनों लड़के युवा हो गए। एक दिन, बीरम भाई, सुना है तुम्हारे विवाह योग्य 2 पुत्र हैं। आपने ठीक सुना है शंकर भाई, ये बैठे मेरे दोनों पुत्र सूरज और चंद्र। बीरम भाई, फुलवा चमेली नाम की दो विवाह योग्य मेरी पुत्रियां हैं। उनका रिश्ता स्वीकार कर लो। नेकी और पूछ पूछ, मुझे दोनों रिश्ते स्वीकार हैं। दोनों का विवाह हो गया। दोनों बहुओं ने अस्त व्यस्त घर को सजाया। यही तो मैं चाहता था। आज मेरे मन की साध पूरी हुई। इस प्रकार खुशियों से भरा 1 वर्ष बीत गया। एक दिन, पिताजी, हमें अपने माता पिता से मिले पूरा 1 वर्ष बीत गया। हम 1 महीने के लिए उनके पास जाना चाहती हैं। नहीं बहुओं, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आने से ये घर बसा है। तुम चली जाओगी तो फिर ये उजड़ जाएगा। दोनों अवाक रह गईं। ओह! कुछ दिन और बीत गए। एक दिन, फुलवा बहन, हमें ससुर जी से पुनः अपने माता पिता के पास जाने की आज्ञा मांगनी चाहिए। कुछ दिन पहले हमने इजाज़त मांगी थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। मुझे दोनों बहुओं को जाने से रोकना चाहिए। मैं उन्हें कुछ अद्भुत एवं असंभव उपहार लाने को कहूँगा। वे ला नहीं सकेंगी और वे अपने माता पिता के पास नहीं जा पाएंगी। उसने दोनों को बुलाया। तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो क्या सच पिताजी? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ फुलवा बहू, तुम अपने मायके से कागज में आग और चमेली बहू, तुम कागज में हवा लाना। अच्छा पिताजी। मायके जाने की खुशी की ज्यादती के कारण दोनों ने उपहारों की विचित्रता एवं मुश्किल पर ध्यान न दिया। एक बात और ध्यान रखना, अगर तुम दोनों ये उपहार नहीं लाई तो इस घर की ओर रुख भी ना करना। जी पिताजी। वे उसी दिन मायके चली गईं। बीरम फिर उदास रहने लगा। क्या बहुएं ये विचित्र उपहार ला सकेंगी? यदि नहीं ला सकी तो वे घर में आएंगी नहीं और ये घर पुनः उजाड़ हो जाएगा। वे दोनों मायके पहुंची। फुलवा, चमेली, तुम दोनों माँ से लिपट गई। माँ। मायके में 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। माँ, हम ससुर जी से 1 महीने की अनुमति लेकर आई थी। अब हमारे वापस लौटने का समय हो गया है। अच्छा बेटी। तभी फुलवा को याद आया, ओह, पर मुझे तो ससुराल में कागज में आग ले जानी है। माँ, ये क्या कह रही है तू? भला कोई कागज में आग ले जा सकता है? कागज जल नहीं जाएगा। माँ, मुझे कागज में हवा ले जानी है। ये क्या अंट संट बक रही हो तुम दोनों? हम ठीक कह रही हैं माँ। ये उपहार लेकर ही हम ससुराल में प्रवेश कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। ओह, उस समय तो हमने उपहारों की विचित्रता पर ध्यान नहीं दिया, पर अब महसूस हो रहा है कि बिना सोचे समझे हमें ससुर जी से हाँ नहीं कहनी चाहिए थी। तुम दोनों ने तो मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसे कागज भला कहाँ मिलेंगे? कुछ भी करो माँ, पर हमारी समस्या हल करो। तभी, क्या बात है, तुम तीनों परेशान लग रही हो? बात ही कुछ ऐसी है पिताजी। फुलवा ने सारी बातें बता दी। सारी बात सुनकर, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हें मतई प्रधान के पास ले चलता हूँ। वो बहुत बुद्धिमान है। निश्चय ही वो तुम दोनों की समस्याओं को हल कर देंगे। शंकर दोनों बेटियों को मतई प्रधान के पास ले गया। आओ शंकर भाई, कैसे आना हुआ? प्रधान जी, तुम बस्ती के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। मेरे बेटियों की समस्या तुम ही हल कर सकते हो। क्या समस्या है शंकर भाई? इनके ससुर ने फुलवा को कागज में आग तथा चमेली को कागज में हवा लाने को कहा है। क्या ऐसा हो सकता है प्रधान जी? क्यों नहीं शंकर भाई, इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। तो जल्दी से समस्या हल कीजिए प्रधान जी, तुम्हारा बड़ा उपकार होगा। युवक, क्या तुम बता सकते हो कि मतई ने समस्या का समाधान कैसे किया? निर्मल सेन का कथा सुनकर अजीत सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद, मतई प्रधान वाकई बहुत बुद्धिमान था महाराज। उसने फुलवा और चमेली की समस्या का समाधान इस प्रकार किया। जल्द ही लो चमेली,
इस कागज़ के डुलाने से हवा आएगी। इस प्रकार इस कागज़ में तुम अपने ससुर के लिए हवा ले जा सकती हो। चमेली ने उसे डुला कर देखा। सचमुच इस कागज़ में तो ठंडी हवा भरी है। तभी, बाबा मुझे भी ऐसा कागज़ दो ना जिससे मैं आग ले जा सकूं। बेटी, मैं तुम्हारे लिए भी ऐसी वस्तु बनाता हूँ। मतई पुनः काम में जुट गया। शीघ्र ही, लो बेटी, कागज के इस कंदील में तुम आग ले जा सकती हो। सचमुच आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। आपने हमारी समस्या चुटकियों में हल कर दी। दोनों बहनें पंखा एवं कंदीले लेकर अपने ससुराल पहुंची। क्या तुम दोनों मेरे लिए उपहार लाई हो? हाँ पिताजी। पिताजी, ये कागज का कंदील है। दिन के समय हमें इसे द्वार पर लटका देंगे जिससे धरती की शोभा बढ़ेगी और रात को इसमें दीपक जलाने से ये प्रकाश फैलाएगी। ओह, बहुत सुंदर है। लेकिन बहू, इस घर में तुम्हारी मुस्कान ही प्रकाश देती है। अब चमेली ने कागज का पंखा दिया। पिताजी, इसे अपने चेहरे के पास डुला कर देखो। बीरम ने ऐसा ही किया। ओह, इसमें से तो हवा आ रही है बहू। बहू, ये पंखा केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा अपितु दुनिया भर में प्रचलित होकर लोगों को सुख देगा। ये सुनकर दोनों मुस्कुरा रही थीं। बेटिया, तुम बहुत मूल्यवान उपहार लाई हो, पर तुम दोनों इन उपहारों से भी अधिक मूल्यवान हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम जब चाहे अपने मायके जा सकती हो। अच्छा पिताजी। इतनी कथा कहकर अजीत चुप हो गया। वाह युवक, तुम बड़े उत्तम ढंग से अधूरी कहानी पूरी की। तुम भी हमारी कसौटी पर खरे उतरे हो। धन्यवाद महाराज। ब्राह्मण देवता, तुम और तुम्हारे दोनों पुत्र अत्यंत बुद्धिमान हैं। तुम्हारी बेटी का विवाह खूब धूमधाम से होगा, पर मेरी एक शर्त है। क्या अभी भी कोई शर्त बाकी रह गई महाराज? हाँ ब्राह्मण देवता, बेटी का विवाह करके तुम तो इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाओगे। क्या हमें इस जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं देना चाहोगे? मैं कुछ समझा नहीं महाराज। मैं आपको कैसे इससे मुक्ति दिला सकता हूँ? तुम्हारे विवाह योग्य दो बेटे हैं, फिर भी पूछ रहे हो कि कैसे मुक्ति दिला सकते हो? यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं ठीक कह रहा हूँ ब्राह्मण देवता। तुम्हारे दोनों बेटों को हम दामाद बनाना चाहते हैं महाराज। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली? ये हमारे सोचने की बात है ब्राह्मण देवता। इसकी चिंता तुम ना करो। पीताम्बर ने हिचकिचाते हुए स्वीकृति दे दी। जब महारानी को पता चला, महाराज आपने ये क्या किया? राज्य के साधारण निर्धन युवकों के साथ राजकुमारी का विवाह तय कर दिया। महारानी, अजीत और विजीत निर्धन परिवार से अवश्य हैं, पर वे साधारण नहीं हैं। वे बहुमूल्य नगीने हैं। बुद्धिमानी में उनका कोई सानी नहीं है। वे निश्चय ही हमारी बेटियों के पति बनने योग्य हैं। राजा निर्मल सेन ने पीताम्बर की बेटी सुकन्या का विवाह धूमधाम से राजमहल में ही किया। फिर राजकुमारी पद्मा एवं रत्ना का विवाह अजीत एवं विजीत से हुआ। विवाह के बाद पिताजी महाराज, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो पुत्र, क्या कहना चाहते हो? महाराज, आप विपत्ति में पड़े लोगों की मदद करते हैं, ये ठीक है, पर सहायता करने से पूर्व उनकी परीक्षा लेना छोड़ दें। अच्छा पुत्र, अब ऐसा ही होगा। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख करके ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।